प्रशिक्षण के 6वें सत्र में आप सभी बंधुओं का पुनः स्वागत है। विषय है बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारिता जगत के लोगों से संपर्क की प्रक्रिया। अतिथि के तौर पर हमारे बीच हैं प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मालवीय, संयोजक हैं SCERT के। ये आपको बताएंगे कि बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारिता जगत के लोगों से संपर्क में क्या प्रक्रिया का पालन किया जाए। आज इस सत्र के हमारे अतिथि सौरभ मालवीय जी के स्वागत के लिए अशोक कुमार मिश्र जी आचार्य हैं, सरस्वती शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज शिवा कॉलोनी बस्ती के। ये प्रांत प्रचार प्रमुख भी हैं जन शिक्षा समिति के। इनसे अनुरोध है कि आएँ और सौरभ मालवीय जी को अंगवस्त्र एवं पुस्तक देकर स्वागत करें। सौरभ मालवीय जी भाई साहब से अनुरोध है कि वो आवें और इस विषय पर हमारे आचार्य बंधुओं का, जो अपने अपने प्रांत के संकुल के और अपनी अपनी समितियों के प्रचार विभाग के अधिकारी हैं, उनको विषय से अवगत कराएं और मार्गदर्शन करें उनका। सम्माननीय नरेंद्र जी, आदरणीय सौरभ मिश्र जी, मान्यवर भास्कर जी, और इस सभागार में बैठे भारत की पीढ़ी के भाग्य विधाता आचार्य वृंद। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पहले मुझे मेरे मन में और हृदय में गौरव का बोध हो रहा है कि इस सभागार में आप सब बैठे हैं। ऐसे ही शिक्षक वृंद आचार्य गणों ने मुझे शिक्षा दी और मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा, इसलिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारिता के हस्ती हस्ताक्षर से संवाद संपर्क। यह आज का विषय गूढ़ विषय है और एक लाइन में 3 विषय है। पहला है बुद्धिजीवी, दूसरा है पत्रकारिता जगत के लोग, और तीसरा है संवाद और संपर्क। ये तीनों चीज़ को एक कर दिया गया और एक दुरूह कार्य मेरे ज़िम्मे मंच द्वारा आदेशित किया गया। तो मैं ऐसे कुशल विषय चयन करने कर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में बुद्धिजीवी की परिभाषा को गढ़ा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, और बुद्धिजीवी होने की व्याख्या नहीं की जाती। भारतीय चिंतन में बुद्धिजीवी को कहा गया है, जिन दीपों ने हमें जलाया आज उन्हीं के गुण गाते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर चलते जाते हैं। अरे विश्व तू भूल न जाना, दीप नहीं जीवन जलते हैं, जीवन जलते हैं। यानी किसी भी समाज की रचना के लिए, किसी भी देश के विकास की प्रक्रिया में
जीवन खपाए जाते हैं, जीवन जलता है, और वो जलने वाले लोग, वो खपने वाले लोग जो उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, वो लोग कौन होते हैं? तो वह लोग कर्मवीर होते हैं, वही बुद्धिजीवी होते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी के लिए शब्द नहीं होता है, उसकी परिभाषा नहीं है, बल्कि उसका जीवन है। अरे विश्व तू भूल न जाना, दीप नहीं जीवन जलते हैं, यही बुद्धिजीवी होते हैं। और जिसके सामने बुद्धिजीवी जैसा अपेक्षा उम्मीद की जाती है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, तो मैं अपनी संबोधन में अपने कहा कि भावी भारत के निर्माता, यानी जो पीढ़ियां आएंगी, आगत पीढ़ियों के निर्माण करने वाले लोग, वो बुद्धिजीवी होते हैं। हम कभी कुछ पढ़ते हैं, कहीं पुस्तक पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई प्रसंग पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं इसका मतलब किसी ने लिखा है। तो किसी का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, ठीक बात है, ज्ञान भी बढ़ गया। उस ज्ञान से हम, उस ज्ञान के आलोक में हम अच्छा काम, सत्कर्म करते हैं, वो भी ठीक बात है। पर बात वहाँ ख़त्म नहीं होती है, हमारा काम ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है। हम उसको पढ़ने के बाद उसके कर्जदार बन जाते हैं। जिसने लिखा है, हमने पुस्तक पढ़ी, तो जिसने लिखा है उसके लिखे को पढ़ा तो पढ़ के कर्जदार हो गए उसके। तो जब हम कर्जदार हो गए तो उस कर्ज की अदायगी क्या है? हम उस कर्ज की चुकता तो करें ना। तो चुकता ये है कि हम भी कुछ लिखें, और जब हम लिखेंगे तो समाज में बुद्धिजीवी कहेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बुद्धिजीवी की हो जाती है। हमसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, उम्मीद बढ़ जाते हैं। बुद्धिजीवी का आचरण कैसा होना चाहिए? बुद्धिजीवी को किस रूप में देखना चाहिए? चूँकि ये मीडिया से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे पास संवाद सरोकार दोनों बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र है। मीडिया में बुद्धिजीवी होते नहीं हैं, और जो बुद्धिजीवी होगा वो मीडिया में जाएगा नहीं। और मैं मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, भास्कर जी इस क्षेत्र के हैं, सौरभ जी डील करते हैं ऐसे लोगों को, तो बड़ी विसंगतियाँ हैं। तो बात बढ़ेगी और थोड़ा विषयांतर भी होगा मामला, फिर हम केंद्र पर आएंगे। ऐसा हम मानते हैं कि समाज के विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस बात को गांधी ने कहा है, इस बात को महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा, इस बात को विवेकानंद ने, महर्षि अरविंद ने, और जो भी समाज सेवक रहे, जो समाज के क्षेत्र में बड़ा काम किए, जिन लोगों ने जीवन दिया, सबने कहा, सबने माना कि किसी भी समाज के विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी बात को प्रोफेसर अर्नाल्ड टाइनवी ने कही। अर्नाल्ड टाइनवी ने इस बात को इस रूप में कहा कि उसने शोध के उपरांत निष्कर्ष निकाला कि विश्व की लगभग 56 देश ऐसे हैं जो समय के साथ खड़ा हुए और उनका अस्तित्व आज नहीं है, वो काल के गाल में समा गए, वो इतिहास में अंकित हो गए। आज दुनिया में ऐसे 56 देश जिनके अवशेष भी नहीं हैं, केवल उनका मिश्रण है, इतिहास पढ़ाए जाते हैं, वो इतिहास बन गए। ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या कारण रहा होगा? इसका मात्र एक कारण था, सिर्फ एक कारण। उन सभी देशों ने अपनी संस्कृति से कट गए।
अपनी संस्कृति से टूट गए, अपनी संस्कृति को छोड़ दिए, तो जो छोड़ दिया वो समाप्त हो गया, जो टूट गया वो मौजूद नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा? ये जो हुआ, भारत में कहते हैं कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ कुछ बात है कि हस्ती। मैं वैसे इसका पक्षधर नहीं हूँ, थोड़ा इसको दूसरे ढंग से मैं देखता हूँ। उस कालखंड में इसको कहा गया, पर ठीक है, गौरव की बात है, इस बात को हम इसमें सकारात्मक एक लाइन ढूंढ लिए है। ये आखिर किस बात तो रही होगी भारत में कि दुनिया भर के देश मिट गए, भारत तो भारत में क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा? ये बुद्धिजीवी लोग कौन हैं? हम जरा अतीत से चलेंगे और वर्तमान तक आएंगे। अपने पास बहुत सारी कहानियां हैं। पुस्तकालय में आग लगाई गई, स्वयं को जला दिया, पुस्तकालय को बचा लिया। ऐसे प्रसंग भी सुनते हैं कि नाव से पुस्तक डूबने, समुद्र यात्रा में पुस्तक वज़न ज़्यादा हो गया, नाव डूबने लगी, पुस्तक रखे थे, भारत के सन्यासियों ने, मनीषियों ने समुद्र में कूद गए, नाव में वज़न कम हो गया, उस पानी में जल समाधि ले लिए और पुस्तक तट तक आ गई। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बड़े प्रसंग हैं। सही अर्थों में वो संस्कृति के रक्षक थे, सही अर्थों में वो भारत के बौद्धिक योद्धा थे। इसलिए भारत में दुनिया भर से जो भी आया, जब भी आया, वो भारत का गुलाम होकर रह गया। भारत के गुलाम बना, किस रूप में बना? भारत के बौद्धिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक गुलाम बना। अभी भी आप सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि कोई विदेशी आए, हरिद्वार में है, कोई काशी में है, कोई कहीं है, चंदन लगाए है, भगवा धारण किए है, ऐसा है। क्यों है ऐसा? ऐसा कैसे हुआ? तो भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक चुंबक ऐसा है जो खींचता है। तो भारत का चिंतन क्या रहा होगा, किस रूप में रहा होगा? सीधा सीधा फार्मूला हम अपनाते हैं, उस पर बात करते हैं। भारत का चिंतन कैसा है? भारत का चिंतन ऐसा है, एक कमाता है, सभी खाते हैं, सबकी चिंता करता है। पश्चिम का चिंतन कैसा है? जो कमाता है वो खाता है। भारत का चिंतन कैसा है? हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम अतिथि को क्या करते हैं? जो घर में सर्वोत्तम चीज़ है वो देते हैं, जो सबसे सुरक्षित व्यवस्थित रखे हैं वर्षों से संभाल के, वो उसके सामने सेवा में लगाते हैं। भारत का चिंतन क्या कहता है? हम अपना घर बनवाए, गाड़ी नहीं खरीदे, पूजन यज्ञ हवन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कि हमने गाड़ी खरीदी, हमारा पैसा लगा, हमने तो पंडित जी को बुलाया, उनको हम ही पैसा दे रहे हैं, कथा कहला रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे हैं मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो, मैं ही गाड़ी से चलूं। अपना लगाना और विश्व का चिंतन करना, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा भारतीय चिंतन है। विश्व का चिंतन क्या है? यह कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, उसे हमें समझना होगा। यानी बुद्धिजीवी शब्द कहाँ से चला होगा, बुद्धिजीवी शब्द आया कैसे होगा, और बुद्धिजीवियों का वर्चस्व कैसा है। यानी इस चिंतन में, इस मिट्टी में पले बढ़े चिंतन के द्वारा जो मानुष जिस विचार को लेके चला, उस विचार के कारण समाज संस्कृति के साथ सुरक्षित है। जिसे एक वाक्य दिया, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, ध्यान दीजिएगा, सनातन, पुरातन और परंपरागत। जो सनातन है, ये सारी बातें सनातन है। जो पुरातन है, यानी सनातन क्या है? सनातन, पुरातन और परंपरागत, ट्रेडिशनल, उस कालखंड से चला हुआ। मान लीजिए कि 50 लोग, हम सब लोग इकट्ठे हैं, एक बड़ी भूभाग एरिया में हमने एक घर बना लिया, मोहल्ले बना लिए, 100 घर बना लिए, रहने लगे।
हमने बताया कि हमारे हिसाब से हमारी संस्कृति है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। संस्कृति कहाँ से चली आती है? 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग आए होंगे, जो जहाँ से आया होगा वो अपनी संस्कृति को लेके आता है। 50 लोग इकट्ठे हो गए, रहने लगे 10 साल से, तो उनकी संस्कृति नहीं होती है। तो जो सनातन है वही पुरातन है, और जो पुरातन है वही परंपरागत है। इसलिए अर्नाल्ड टाइनवी कहते हैं कि वो सभी देश समाप्त हो गए क्योंकि अपनी संस्कृति से कट गए। अब देखिए यहाँ पर नई बात गढ़ी जा रही है समाज में। अब हम नए दौर में आ रहे हैं। संस्कृत का एक व्यंग है। एक हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं सरोजनी प्रीतम, लिखती हैं, युवकों को डिस्को करते देखकर संस्कृत का अध्यापक ऊब गया। युवकों को डिस्को करते देखकर संस्कृत का अध्यापक ऊब गया। बोला, सूरज को देखो पश्चिम में ढला तो डूब गया। हम चले कहाँ से थे और आ कहाँ रहे? यानी हम परंपरागत, जो हमारा सनातन है, जो हमारे परंपरा में है, उसको हम नहीं लेके चलेंगे, नहीं ढोएंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। अब देखिए यहाँ सेट हो रहा है नहीं ढोने के लिए। यहाँ तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक समाज है, समाज में सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहता है। लोग होते हैं, आते हैं। जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, पहले ये ध्वनि नहीं थी, यहाँ से बोलो वहाँ तक आवाज़ नहीं जाती थी। आज विश्वग्राम बन गया है, एक गांव है। हम बेडरूम में बैठे हैं, हमारे सामने एक छोटा सा स्क्रीन लगा है और पूरी दुनिया हमारे बेडरूम में है। अब उससे भी थोड़ा सा और पहले आ गए, हमारे पास मोबाइल है, उस मोबाइल में पूरा विश्व है, हम कनेक्ट है पूरे विश्व से। तो हम प्रोग्रेसिव हैं, बहुत तेज़ गति में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। हम उनको अनुकरण करेंगे तो अर्नाल्ड टाइनवी साहब याद आ जाएंगे, हम कट जाएंगे। इसलिए सरोजनी प्रीतम कह रही हैं कि जो पश्चिम में ढला हो, क्योंकि पश्चिम की उपज ही भारतीय चिंतन पर है। उन्होंने स्वीकार किया हम उधर जा रहे हैं। बुद्धिजीवी होने का स्वांग नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्धिजीवी वो है जो मनीषी है। बुद्धिजीवी वो है जो भारतीय चिंतन पर खड़ा है, भारतीय चिंतन पर खड़ा है। खरा और खड़ा यानी उस चीज़ को समझता है। इसलिए जो हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से ज्ञान होता है, और उस ज्ञान की सार्थकता है हमें परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकार कैसा होना चाहिए? परोपकार वैसे ही होना चाहिए जैसे प्रकृति के द्वारा है। प्रकृति का क्या उपकार है? प्रकृति जैसे वृक्ष फल देता, कभी नहीं सेवन करता, नदी बहती, कभी नहीं पीती, गाय दूध देती, ये सब हम सब जानते हैं। वैसा जीवन मानव जीवन है। तो मीडिया का चिंतन, अब मीडिया के विषय पर आ जाते हैं थोड़ा सा। तो मीडिया का चिंतन क्या है? मीडिया का चिंतन है लोक मंगल। भारत में मीडिया यानी किसी भी देश और समाज की विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इस वाक्य को थोड़ा बदल रहे हैं यहाँ पर। किसी भी देश और समाज की विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल मीडिया का है। शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल है और अब मीडिया का रोल है, क्योंकि मीडिया जो है हमारे मनोमस्तिष्क को प्रभावित करती है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं जो। तो भारत में मीडिया का प्रारंभ, उदय जो हुआ था, वह भारत में मीडिया के उदय का पिंड जो है वह राष्ट्रवाद था। भारत में मीडिया प्रारंभ होती है राष्ट्रवाद से। राष्ट्रवाद क्या? उस समय देश हमारा संघर्ष कर रहा था, दो प्रकार की चीज़ों से संघर्ष कर रहा था। पहला, सामाजिक कुरीतियों से लड़ रहा था, और दूसरा, हमें हमारी आज़ादी चाहिए थी।
हमें हमारी आज़ादी की लड़ाई मीडिया द्वारा लड़ी जा रही थी और समानांतर जो ऐसी मान्यताएं थी, कुरीतियां थी, जो ऐसी कुप्रथा था जिसके कारण समाज डेवलप नहीं कर पा रहा था, जड़वत था, उस जड़ से लड़ाई लड़ी जा रही थी। जो सुबह अम्बेडकर सर भाई साहब बोल रहे थे, हिंदुवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, हिंदू पतित नहीं होता, इसकी व्याख्या जो कर रहे थे वो, इसकी लड़ाई उस समय चल रही थी। और दूसरी लड़ाई थी कि हमें हमारी आज़ादी चाहिए। इसके लिए मीडिया के पास पैम्पलेट्स अपने अपने स्तर पर बांटना, लड़ना, जो भी प्रचार प्रसिद्धि करना था वो कार्य था। ऐसे नायकों ने हमें हमारी आज़ादी दिलाने में, हमें हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी दिलाने में, अभिव्यक्ति की भी बात आई थी सुबह उनके सत्र में कि आज जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ये वातावरण नहीं होता तो नहीं कर पाते। तो हमें हमारी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें हमारे जीवन को जीने के अधिकार होने चाहिए। ये मीडिया के इस आज़ाद 1947 से पहले की लड़ाई थी। भारत में मीडिया की शुरुआत ही लोक मंगल के आधार पर हुआ। उसके बाद हमें हमारी आज़ादी मिल जाती है, भारत में फिर मीडिया आ जाती है, वह मीडिया प्रोफेशनल मीडिया हो जाती है और फिर कई हिस्सों में बट जाती है मीडिया, यानी कई घरानों में चली जाती है मीडिया। अब यहाँ पर मीडिया के जाने के बाद राष्ट्रवाद थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और प्रोफेशनलिज्म बाहर आ जाता है, उसका उदय होता है। लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ। जिन वीर अर्जुन, स्वदेश, राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, विवेक, लोकमत, ऐसे अखबार का जिक्र सुबह हुआ था, ये सभी राष्ट्रवाद का स्वर है, राष्ट्रवाद के जागरण का स्वर था 1947 के बाद। तो 1947 के बाद ऐसे काम खड़े हुए। अब मूल जो विषय है कि भारतीय चिंतन में, भारतीय जीवन दर्शन में बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, मंच का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा भाई साहब। भारत में दो प्रकार की मीडिया काम कर रही है। एक मीडिया है इंडिया की मीडिया और दूसरी मीडिया है भारत की मीडिया। इंडिया की मीडिया को मानने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले मात्र 2 करोड़ लोग हैं, मात्र 2 करोड़ लोग हैं इस देश में। और भारत की मीडिया को शेष सभी लोग हैं। यानी हम कह सकते हैं अंग्रेजी पत्रकारिता बनाम भारतीय पत्रकारिता। बात बहुत साफ है यहां पर। अंग्रेजी पत्रकारिता भारत की संपूर्ण नीतियों के निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंडियन एक्सप्रेस आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, सर्कुलेशन कितना है, दिल्ली से छपता है, कितने लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन उसकी खबर पूरे देश पर असर डालती है, प्रभाव डालती है। संसद में उसकी खबर पर डिबेट प्रारंभ हो जाता है। कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं, भारत की जनसंख्या कुल कितनी है और उसका सर्कुलेशन कितना है, उसके पाठक कितने हैं, वो बुद्धिजीवी हैं, वो तय करने वाले लोग हैं। तो इंडिया बनाम भारतीय मीडिया, हम भारतीय मीडिया के उपासक हैं, हम भारतीय मीडिया के लोग हैं। हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है, गहरी है, लेकिन हम ये चंद लोग हैं, इसलिए आज का विषय बड़ा गंभीर है। बुद्धिजीवी, इनको प्रोपोगंडा से चलना है, एजेंडा सेट करना है। तो इसके लिए जो सुबह बोल रहे थे सुनील जी कि हमने घुसपैठियों के बारे में आवाज़ बुलंद करते रहे बराबर असम में, आज परिणाम सामने है। हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, आप सभी लोग आए हैं, ऐसे भारतीय मीडिया पर निरंतर काम चलता रहेगा, ये समाप्त हो जाएगा।
ये टिकने वाला नहीं है, इसका सर्कुलेशन कम है। लेकिन 2014 के बाद भारत में एक सुखद संयोग है कि 2014 के बाद भारत में एक ऐसी राजनीति की धारा बही है जो भारत को एक नई दिशा दी है। और राजनीति के मुख्य धारा से जातिवाद जहां पर गढ़ होता था, उस जातिवाद को हटा के विकासवाद के पटल पे अब चुनाव लड़े जा रहे हैं। सुखद संयोग है। मुझे लग रहा है कि और इंडिया की मीडिया का सदन में चर्चा का विषय नहीं दिखता है, न दिखेगा। आने वाला समय ऐसे ही जन जागरण होगा। तो इसलिए अब हम आपसे कनेक्ट होते हैं, ये एक हमारी पृष्ठभूमि हो गई इस विषय की। अब अपने को करना क्या है और हमारे यहाँ खड़ा होने का और आपके साथ संवाद का उद्देश्य क्या है। तो आपके लिए क्या क्या करना होगा। ठीक है, ये सब समस्याएं हैं, सारी बातें हैं, ये सब समझ में आ गया, पर समस्या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का समाधान होता है। हम समस्या को जाने पर समाधान हमारा साथी है। हम समस्या से समाधान को जाते हैं तो समाधान बहुत आसान रहता है। समाधान सबसे सुंदर चीज़ है, समाधान सबसे मजबूत पूंजी है। जिसके पास समाधान है वो बड़ी सुखी और प्रसन्न है और आनंद में है। और मैं आजकल उत्तर प्रदेश सरकार में हैप्पीनेस करिकुलम लेके चल रहा हूँ। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं उस काम को बेसिक शिक्षा में देखता हूँ, इसलिए मैं हैप्पीनेस वाला आदमी हूँ। तो ये समस्या तो हमारे पास है ही नहीं है। हम मुद्दे पर आते हैं आपके लिए। आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसा होना चाहिए। जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं वो सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, इसलिए बैठे हैं, ये तो तय हो गया। तो यही समाधान हो गया समस्या का। बुद्धिजीवी हैं इसलिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जितने लोग बैठे हैं सभी संपादक हैं। आप अपने अखबार के संपादक हैं, आप अपने टीवी के मालिक हैं, रिपोर्टर भी नहीं है, और आप अपने रेडियो के प्रस्तोता हैं, और आप जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, फेसबुक, जो भी है, आप उसके ओनर हैं, मालिक हैं। आप किसी के दबाव में नहीं हैं और आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है। मिस्र में जब आंदोलन हुआ तो लड़की लिखी कि आओ तहरीर चौक पे, फेसबुक पर लिखी थी पोस्ट, बगदादी, आप सबको ध्यान में वो घटना। तो मैं जा रही हूँ तहरीर चौक पे, आ जाओ, और तख्ता पलट हो गया। फेसबुक की एक लाइन ने तख्ता पलट कर दिया। लाखों के लाख लोग आ गए। तो आपके पास ताकत है, आपके पास फेसबुक पेज है, आपके पास सभी प्रकार के टूल है। तो इसलिए आप उस पेज के संपादक हैं, मालिक हैं। जो मर्जी वो लिखिए, जो मर्जी वो करिए, जहां से मन करे वहां से शुरू करिए, पर करिए जरूर। करेंगे क्रांति होगी, करेंगे पीढ़ियां याद करेंगी, करेंगे धीरे धीरे लोग आएंगे। अकेले तो कुछ भी नहीं होगा जी, अकेले ही होगा। आप शुरू करें। क्या क्या करना चाहिए, छोटे छोटे सुझाव। सुबह से तो सुझाव बहुत आए होंगे, पर मेरे मन में जो है वो मैं सुझाव एक दो देता हूँ। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस एरिया में भी हम सब रहते हैं, कस्बा, तहसील, ग्राम, जिला, राज्य, महानगर, नगर, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर फिक्स कुछ बुद्धिजीवी समाज के द्वारा तय किए हुए लोग हो जाते हैं। समाज मानता है कि ये थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये थोड़े पढ़े पढ़े व्यक्ति हैं, ये थोड़े भद्र हैं, अच्छे हैं। एक मान्यता है। तो हमें उनकी सूची बनानी चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई कुशीनगर में कसिया का रहने वाला है, तो कसिया से और छोटे से जगह पर पीछे चले आइए। सेवरही एक कोई ब्लॉक है, वहाँ चले जाइए। तो गोरखपुर के बारे में सोचे कि गोरखपुर में कौन कौन बुद्धिजीवी हैं। जरूरत नहीं, सेवरही में होगा 10 आदमी होगा, 5 आदमी होगा,
उस 5 की सूची बनाइए आप, 5 को संपर्क करिए। अब सूची कैसी होनी चाहिए? तो सूची ऐसी होनी चाहिए कि एक अखबार है, कोई भी एक अखबार आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, अखबार 20 पेज का है, 24 पेज का है। एक परिवार है, उस परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। पिताजी ऑफिस का काम करते हैं, बेटा बिजनेस करता है, बेटी स्टूडेंट है, माँ गृहिणी है। 4 का परिवार है। एक अखबार आया, सुबह आते ही पिताजी ने अखबार लिया, पढ़े, संतुष्ट हुए, रखे, चले गए। ऑफिस आने समय बच्चे ने उठाया अखबार, पढ़ा, संतुष्ट हुआ, रखा, चला गया। बेटी कॉलेज के लिए जा रही है, पलटी, चली गई। माँ सबके जाने के बाद उठाती है, फुर्सत से अपना पढ़ती है, आनंद आता है, अखबार रख देती है उचित स्थान पर। 4 लोग, एक अखबार, 4 लोग, चारों क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। किसने संतुष्ट किया? पेपर ने किया। अब इस 4 को जरा बढ़ा दीजिए, 14 लोगों को कर दीजिए। 14 लोगों का परिवार है, एक अखबार है। 14 लोग क्या हो गए? क्या हो गए? थोड़ा और बढ़ा दीजिए उसको, 24 कर दीजिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ऐसे कितने लोग, एक अखबार कितने लोगों को संतुष्ट करता है? लाखों लोगों को, जितना सर्कुलेशन होगा उतने को करता है। मतलब क्या हुआ? अभिप्राय यह हुआ कि एक अखबार में 24 पेज में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने लोगों के माइंडसेट की सामग्री एक अखबार में परोसी जा रही है। इसका मतलब समाज में कितने प्रकार के लोग हो गए? अनंत प्रकार के लोग हो गए। तो जो बुद्धिजीवियों की सूची हम बनाएं तो इतने प्रकार के बुद्धिजीवी होने चाहिए हमारे पास। साहित्य, कला, संगीत, क्राइम, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, कृषि, कितने सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा हो गया। हमारे आसपास में इतने प्रकार के लोग रहते हैं, हम उन सभी की सूची बनाएं। और संवाद एक प्रक्रिया है। संवाद के अभाव में और संवाद के प्रभाव में 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए, मुझे लगता है कि इस समय की हमारा विषय जरा फैलता जा रहा है, समय सुई बढ़ती जा रही है। संवाद, इतिहास पे हम जाते हैं। परिचय नहीं होने से कितनी बड़ी घटना होती है, आप सबको मालूम है। त्रेता युग में राम लक्ष्मण की कहानी में लव कुश पिता पुत्र में क्या होता है? लव कुश को पता नहीं है कि मेरे ताऊ है, मेरे पिता हैं, और उनके सामने युद्ध की स्थिति आती है। इसलिए परिचय, महाभारत में अर्जुन या युधिष्ठिर को ये मालूम होता कि कर्ण उनके सहोदर हैं, उनके बड़े भाई हैं, मां कुंती के गर्भ से पैदा हैं, तो महाभारत नहीं होता। परिचय के अभाव में घटनाएं घटित हो जाती हैं, और परिचय के प्रभाव में, परिचय होने से चीज़ें सहज सामान्य होती हैं। इसलिए संवाद एक प्रक्रिया है। संवादहीनता हमें पीछे करता है, हम टूट जाते हैं उसमें। इसलिए संवाद सतत प्रक्रिया है। बुद्धिजीवी होने का अभिप्राय है हमें संवाद में आना, हम नई चीज़ों को दे सकें। संवाद बुद्धिजीवियों के बीच में और पत्रकारिता जगत के लोगों के बीच में स्थापित करना। एक दिन में नहीं मिलना, उगाना है ना। अगर हम यूं ही मिलते रहे तो देखिएगा एक दिन प्यार हो जाएगा। तो ये मिलने की प्रक्रिया है, सतत मिलने की प्रक्रिया है। हम मिलते रहेंगे, मिलते। मोहल्ले में आप देखते होंगे 10 परिवार के बीच में एक डॉगी घूमता है, एक दिन उसको रोटी दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, धीरे धीरे उसे स्नेह करिए, वो आप जैसे ही ऑफिस से आएंगे, बाहर से आएंगे, वो आपको ढूंढेगा आने का,
आपके पास आ जाता है। बेजुबान में भी मोहब्बत है, संवेदनाओं से जुड़ना होता है, संवेदनाएं हमें जोड़ती हैं, तो संबंध सदैव संवेदना से बनता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, हम जब सूची बनाएंगे, काम करेंगे, अब आगे की बात, हम संबंध क्यों बनाएंगे, तो हमारा उद्देश्य तय होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम एक समर्थ और सबल समाज की रचना में सहयोग प्रदान करें। हम सकारात्मक चिंतन के लिए गोष्ठी कर सकते हैं, अचानक से परिवर्तन नहीं आएगा पर अपने स्तर पर आएगा। लेखन कर सकते हैं, छोटे छोटे आयोजनों में लेखन कर सकते हैं, बहुत सारी टूल आप जानते ही होंगे, अब उसमें हम क्या जाएं, पर बहुत सारी रचना, आइडिया से आइडिया जनरेट होता है, खबरों से खबरें बनती हैं, विचार से विचार आता है। हम अखबार पढ़ते हैं, पढ़ने लगे, न्यूज़ देखे, तो जो संपादक होगा, जो रिपोर्टर होगा, वो तुरंत खबर, एक खबर पढ़ी, अगली खबर की आइडिया आ जाती है उसको। तो खबरों से खबर निकाल लेते हैं, विचार से विचार उत्पन्न होता है। इसलिए जब हम समूह में रहेंगे, सूची बनाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे और संवाद की रचना करेंगे, तो हम इनोवेशन में जाएंगे, नया लेके आएंगे, नया करेंगे। ये नए करने की विधा एक सशक्त समाज का निर्माण करने में सहायक होगी। इसलिए हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसके लिए और भी सत्र आगे हैं और पीछे आया होगा। संवाद, सरोकार, ये हमारी सक्रियता बनी रहेगी तो हम परिणाम तक जाएंगे। अंतिम बात इसमें यह है, हम परिश्रम बहुत करते हैं। परिश्रम करने के लिए, जैसे मान लीजिए घर बन रहा है, परिश्रम राजगीर कर रहा है, तो परिश्रम राजगीर जैसा नहीं करना, उसका परिश्रम उसका है। हमारा परिश्रम क्या है? घर का आकार देना, आउटपुट देना। सबके कार्य बचे हुए हैं, सबके कार्य के धर्म है, उद्देश्य है। हमारे कार्य की क्या उद्देश्य है? बौद्धिक समाज के चिंतन में हमारे दायित्व का आउटपुट आना। बड़ा कठिन है। विवेकानंद कहते हैं, सामान्यतः हम लोग सुने भी होंगे इस बात को, कि बुद्धिजीवियों को इकट्ठा कर पाना मेढक के समान है, मेढक को तौलने के समान है। एक तराजू रख दीजिए और 10 मेढक को तौलने का कोशिश करिए, एक और मेढक को चढ़ाएंगे, तब दूसरे को रखेंगे, तब तक पहला क्या करेगा? तौल पाएंगे? बुद्धिजीवी को इकट्ठे नहीं कर सकते। क्यों? बुद्धि लगाएगा। इसलिए यहां संवाद शब्द दिया है। इसमें संवाद करेंगे, सब इकट्ठे होंगे, संवाद से सब इकट्ठा होते हैं, संवाद पर सहमति बनती है। इसलिए संवाद होना चाहिए। संवाद क्या है? समाधान है, विकल्प है। इकट्ठा हो गए और संवाद ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। इसलिए आज का ये जो विषय है वो स्वयं में एक मंत्र है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम अखबार के तरफ जाते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, अखबार से खबरें निकालते हैं, तो हमारे आसपास की घटनाएं बड़ी घटित होती हैं। अखबार मूलतः मीडिया के और समाज जीवन में और बुद्धिजीवी से मिलने पर 2-3 व्यवहारिक बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप किसी भी बुद्धिजीवी से मिलिए तो यही कहेगा, देश में बड़ी खतरा है, बड़ी निराशा है, समाज बहुत विघटन है, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों बुद्धिजीवी है। कैसा बुद्धिजीवी है भाई? बात तो सही है, उसको बड़ी निराशा है। तो ऐसी निराशा से सबसे पहले उसको निकालना और स्वयं भी निकलना कैसे हो संभव है? ये बहुत आसान काम है। देखिए, भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। आप स्वयं के लिए सोचिए कि आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों से संपर्क आया होगा, कितने लोगों से आया होगा? बहुत से आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आया होगा। तो आप 500 लोगों को नाम याद किए होंगे, जानते होंगे। थोड़ा और बढ़ जाइए, 1000 में कह देता हूँ, 1000 को आप जानते होंगे, 1000 से आपकी बातचीत होती होगी, 1000 को जानते होंगे। थोड़ा और बढ़ जाइए, 2000 ले लीजिए, चलिए 5000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए। 10,000 से ज़्यादा आप नहीं जानते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं 10,000 तक पहुँच पाऊँगा। 10,000 व्यक्तियों से आपका संवाद, जिनके नाम, धाम, काम, पता, घर, मकान, दुकान जानते होंगे, ऐसा आपके जीवन में होगा कोई? 10,000 तो नहीं होगा किसी के भी। 100, 200, 300, 400 होंगे। और आबादी कितनी है भारत की?
तो 150 में 2-4 आपको मिलके बताते हैं बड़ी समस्या है, बड़ी संकट है, क्या बताएं यार, कुछ नहीं हो सकता है, सब ऐसे ही है, सब सरकार, सब फला ढमका। तो भैया आप उसके सैंपल रीडिंग रिसर्च में पढ़ाया जाता है, कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो बताया भी जाता है, जो सैंपल साइज है 140 करोड़ में से नमक के बराबर हुआ है। उसके आधार पर आप अपने विचार का निर्माण मत करें कि सच में संकट है, प्रॉब्लम है। आप बाहर निकलिए, थोड़ा और आगे जाइए, और आगे जाएंगे तो बहुत बड़ा समाज शेष है, बड़ा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसलिए जिसको हमारे दायरे में, हमारे संपर्क में जो है वही अंतिम सत्य है, ऐसा मान के उनकी नेगेटिव चीज़ों को, उनको भी इससे बाहर निकालिए। नहीं, खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास कितने संपर्क हैं? थोड़े से संपर्क हैं। पाने के लिए कितना है? सोच सकते हैं, जितना सोच सकते हैं वो सब पाना है। हमें इसके लिए यत्न करना है, हमको इसके लिए प्रयत्न करना है, पाने की तरफ बढ़ना है। तो जब हम सकारात्मक चिंतन के साथ इस तरह से सोचेंगे, बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि हम जो जहाँ से आया है 54 जनपद से आप इधर आए हैं, 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, अभी तो शेष बचा हुआ है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे तो अन्य राज्य है, अन्य जनपद है, अन्य ग्राम है, बहुत सारा आपके लिए बचा है, सबके लिए बचा है। तो दुनिया क्या है? बड़ी विशाल है। विचार यात्रा क्या है? बहुत लंबा है। इसलिए सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और हम ही ठीक करेंगे भी नहीं है। आप पूरा जीवन लगा देंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ बच जाएगा। इसलिए जो हमारे पास हम आउटपुट दें, जो मैं राजगीर की बात कर रहा हूँ, जो मैं भवन की बात कर रहा हूँ, हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। हमारे पास जो जितना काम है उतना ही कर दें। इसलिए हमें उस निश्चित भूभाग पर, निश्चित एरिया पर जो दायित्व मिला है उसमें हम सकारात्मक एक प्रयोग करें, क्योंकि वन लाइफ इज़ वन मिशन। एक जिंदगी, एक उद्देश्य। छोटा सा काम लें, ऐसा सोचें, वो बड़ा काम हो जाएगा। क्यों? एक शायर कहते हैं, सामाजिक सुधार के लिए कहते हो, जब तर्कस में तीर नहीं तो संधान बदल कर क्या होगा, बदला नहीं समाज तो सरकार बदल कर क्या होगा। समाज परिवर्तन की जरूरत है। सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, वो बदलेंगे, उनका काम है ना। हमारा जो काम है वो हम करें, स्वतः सुख है, बड़ा आनंद आएगा। तो बुद्धिजीवी होने का अभिप्राय है, बुद्धिजीवी होने की सार्थकता है कि स्वयं के द्वारा पहल करके सुंदर लोक मंगल कार्य को करना। लोक मंगल क्या है? जो लोक हित में है, जो समाज हित में है, उस कार्य में हम कर आगे बढ़ें। इसके लिए मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। पत्रकारिता का अध्याय तो थोड़ा रुक गया है, पीछे छोड़ गया है, बहुत बड़ा है, इस पर अलग अलग बातें होंगी। टीवी में पत्रकार जो बैठे रहते हैं वो सब टीवी की ही बात है, अखबार में जो मिलता है वो सब उसकी भी अलग कहानी है। उधर भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों सब चलता रहता है, पर हम स्वर बुलंद करेंगे अच्छी चीज़ों का। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप 54 जनपद के लोग इधर बैठे हैं, आप इधर आए और 54 लोग एक साथ, आपने फेसबुक ट्वीट पर दिया, पोस्ट लिखा, ट्विटर पे गए कि हम इस कार्यशाला में हैं, ट्रेंडिंग हो जाएगी आपकी। तुरंत एक साथ 54 पोस्ट आए, 54 स्थान से, 54 आईडी से 100 लोग है, गूगल ले लेगा। तो ये सब तो टूल है, मार्केट टूल है, ये सब पकड़ लिया जाएगा, सब किया जाता है। लेकिन हमें ग्रॉस रूट पे जाना होगा। इसलिए पत्रकारिता में कहते हैं कि पत्रकार समाज का विश्वास होता है। सारी अदालतें जब बंद हो जाती हैं, कहीं न्याय की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, तो आदमी मीडिया की तरफ ताकता है, जाता है, कुछ तो न्याय होगा वहाँ। सच है, मीडिया में न्याय है, ये सच है। बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर है, काम करते हैं। इसलिए हमें ब्लॉग, लेख, आर्टिकल्स, पुस्तक अपने स्तर पर लिखना चाहिए,
अपने स्तर पर करना चाहिए। अब एक सवाल ये होता है कि ये बातें तो सब लोग कह रहे हैं और हमें भी सुन के जोश आ जाएगा कि हम लिखेंगे, पर कहाँ से शुरू करेंगे? संकट आ जाएगा जब लिखने बैठेंगे। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, लिखना सबसे आसान काम है। लिखना सबसे आसान काम है। मैं जिस कागज़ पर ये पॉइंट्स बनाया हूँ, तो ये इस पर एक तरफ टाइप है मैटर और ये खाली है, तो हमने खाली का उपयोग किया है और ये टाइप वाला था। इसका हेडिंग है, अभी आपके सामने नज़र गई तो, टूटते संबंध बढ़ता अवसाद। इसके लेखक डॉक्टर सौरभ मालवीय हैं। ये मेरा लेख है। लिखना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है लिखना, पर कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ से शुरू करें, ये एक चुनौती है। यही समझ में नहीं आता है। मेरे ख्याल से जब उस दिशा में भी बढ़ेंगे और उसके लिए अलग से कभी बात होगी। लिखना बहुत आसान काम है, लिखना चाहिए, आसानी से लिख सकते हैं। पत्रकार समाज का विश्वास होता, समाज की अनुभूतियों का श्वास होता, कर्म और धर्म से राष्ट्र बना दे तो वह जीते जी समाज का इतिहास होता। ऐसी पवित्र धारणा है पत्रकारिता में। मुझे लगता है मेरी बात पूरी हुई। आप सबके प्रति प्रणाम निवेदित करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ मालवीय जी। आपके महत्वपूर्ण पाथेय से सभी बंधु लाभान्वित हुए होंगे, यह तय है। अब यह सत्र यहीं समाप्त होगा।